नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। हाउ टू ड्रॉ विथ पर्सपेक्टिव, ये एक टॉपिक था, बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे पर्सपेक्टिव में कैरेक्टर्स बनाता हूं। और क्योंकि मेरा एक सीक्वेंशियल आर्ट या कॉमिक इलस्ट्रेशन का बड़ा सा लंबा सा एक बैकग्राउंड रहा है, 20-22 साल से कॉमिक बना रहा हूं। मतलब 15 साल राज कॉमिक के लिए किया और उसके बाद से कॉमिक ही बना रहा हूं। तो मुझे जो शॉट होते हैं उसको कभी ऊपर से कभी नीचे से और इस तरह से बनाना पड़ता है। तो जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनको अपने आर्ट वर्क को कैसे और एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, तो एक मिनी सीरीज कर रहा हूँ मैं, जिसमें एडवांस लेवल और प्रो लेवल के बीच का एक ब्रिज होगा। तो ये उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। और भी 2-3 वीडियो और हैं जो बन गए हैं, थोड़े से उस पर कुछ काम कर रहा हूँ। तो पहले ये वाला वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी शामिल होइए। तो टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ विथ पर्सपेक्टिव। तो कुछ कैरेक्टर्स बनाऊंगा, ये 2 कंपोजिशन होगा जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे और इनको मैं फोर्स्ड पर्सपेक्टिव में डालूंगा। ये सारे लोग जो इस कंपोजिशन में होंगे, ये सारे लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और इनको पता भी नहीं है कि मैं इनको अच्छे अच्छे ड्राइंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये एक व्यक्ति हैं जो बिल्कुल लखनऊ के चार बाग स्टेशन के सामने आलू पूड़ी बनाते हैं। मेरे वीडियो में ना थोड़ा बहुत खाने पीने का जिक्र होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, सिनेमा हॉल में समोसे का कॉम्बिनेशन। तो ये एक ठेला गाड़ी है। इस ठेले पे इसको रेड़ी बोलते हैं यहाँ लखनऊ में, और इसके अंदर ये गैस का कनेक्शन है। और देखिए जो हेड है इनका, ये लोअर एंगल से मैंने इनको बनाया और थोड़ा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव टाइप का इसके अंदर दिख रहा है। तो ड्राइंग विथ पर्सपेक्टिव, थोड़े बहुत सीक्रेट मैं इसमें रिवील करूंगा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ते हैं उनको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ध्यान रहे। तो हेड जो है वो लोअर एंगल से है। मतलब जैसे कैमरा नीचे रख के हम फोटो खींचते हैं ना, तो ये ऐसा है नहीं, इमेज में है, बट मैं थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट किया हूँ, मतलब थोड़ा और उसको लोअर एंगल किया हूँ। हाथ जो है उसमें थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है। अब देखिए हेड जो है मैं लोअर एंगल का बनाया हूँ और पैर जो है वो टॉप एंगल से है। तो ये पूरी बॉडी एक्चुअल में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है। मतलब अगर हम एक वैनिशिंग पॉइंट डालेंगे तो जो इनका पेट वाला हिस्सा है वहाँ से वो सेंटर में रहेगा। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये फोटोग्राफ है। और जो इनका कार्ट है, जो फूड कार्ट है, वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। तो इस इमेज के अंदर, इस कंपोजिशन के अंदर मैं बहुत तरह के पर्सपेक्टिव इसके अंदर डालने वाला हूँ। और पर्सपेक्टिव एक टूल है आर्टिस्टों का। तो आप ध्यान रखिए, मतलब मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड आपको नहीं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, अगले वाले में शायद दिखा देता हूँ। पहले ऐसा होता है ना कि एक कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। माहौल इन द सेंस उस तरह का माहौल नहीं भाई। माइंड मेकअप करना पड़ता है कि भाई चलो एक कंपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, मुश्किल से 2 घंटे का समय निकाल पाता हूँ सवेरे, जहाँ पे यूट्यूब के लिए कुछ आपके लिए कंटेंट भी बना रहा हूँ। और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्लासेज, हमारी 2 बैचेज होते हैं एक दिन में। तो क्लास मेरी शुरू हो जाती है 2 बजे से 4 बजे तक। ये 2 घंटे मैं उसमें बिजी रहता हूँ और फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मैं उसमें बिजी रहता हूँ। और मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं। तो हमारा फोकस वो है। और यूट्यूब में एक एडिशनल कंटेंट है जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक एडिशनल टीचिंग मटेरियल है। तो वो उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं जो असाइनमेंट्स होते हैं। अभी जैसे कल मैं
ब्रश एंड इंक इनको पढ़ा रहा था अपने क्लास में, और ये एक तरह से ब्रश एंड इंक का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी उनकी पर्सपेक्टिव की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं, तो पर्सपेक्टिव का मतलब जो आप किताबों में देखते हैं ना कि 3-4 पर्सपेक्टिव है, आपने उसको रट्टा मार लिया कि ये वैनिसिंग पॉइंट हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और वैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना मैनिपुलेट करते हैं, कितना तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्लास में होती हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आर्ट से रिलेटेड, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मैं पढ़ाता हूँ भाई। इंटरनेशनल पढ़ाई। तो मैं एक इंटरनेशनल टीचर हूँ, मतलब विदेश में 14 साल पढ़ाना इस हाँ, वैसे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। 14 साल और 1 दिन, ये मेरा पढ़ाने का एक रिकॉर्ड मैंने बनाया कि डिजिपेन में मैं 14 साल और 1 दिन पढ़ाया। तो 1 दिन किसी के रिकॉर्ड से 1 दिन का एक्स्ट्रा मैंने अपने आप को दिया कि 1 दिन और रहते हैं, और कोविड वगैरह ख़त्म हो रहा था, और बहुत ही सैड सा एक मतलब चांगी एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर का, वो दुनिया का, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब आप जाओगे तो एक्सपीरियंस करना, उसको दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड क्लीनलीनेस एंड वॉट एवर नीडेड इन द एयरपोर्ट, ब्यूटीफुल और जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं सिंगापुर छोड़ के आ रहा था, जिस दिन मैं छोड़ के आ रहा था, उस दिन एकदम सन्नाटा था, बहुत लिमिटेड फ़्लाइट थी, और ड्यूटी फ्री शॉप्स सब बंद थी, और बड़ा सैड सा था जब मैं वहाँ से निकल रहा था। थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था, बट मैंने कुछ वीडियोस बनाए उस दिन, खुद से बात की, और एक अपने देश लौट रहे थे, और कुछ इरादे थे हमारे देश में जाके और देश की सेवा करना, और जो नए ज़माने के बच्चे हैं उनको सही दिशा दिखाना कि क्या कर सकते हैं आप अपने देश के लिए, क्या कर सकते हैं, आईपी डेवलपमेंट क्या होता है, एवीजीसी सेक्टर में हम कितना योगदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद से बात कर रहा था। मैं ऑलमोस्ट ओवरनाइट एयरपोर्ट पे था, और एक बढ़िया सा एम्बियंस था। स्नूज़ लाउंज है वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे जैसे आप किसी अच्छे थाई मसाज में जाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा सा म्यूज़िक बजता रहता है, एकदम स्लीपी वाला। तो वो एम्बियंस था, और बड़ा लोनली सा था। बट वेन तो फिर मैं मुंबई लैंड किया। जैसे ही मुंबई लैंड किया, आई कैन सी द सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैं इंडिया, जैसे मान लीजिए बम्बई उतरे ना, तो मैं जो मेरा टैक्सी वाला होता है उसको मैं बोलता हूँ कि आप कहाँ पे वड़ा पाव खाते हो, तो वो मेरे को कहीं लेके जाएगा, दादर में किसी कोने में गली में, और वहाँ से वड़ा पाव खिलाएगा। और वो जो वड़ा पाव होता है जिसपे एक हरी मिर्च जो तली हुई होती है, और एक रेड कलर का पाउडर होता है, वो लहसुन का कुछ चटनी होता है, ड्राई चटनी होती है, और ग्रीन चटनी होती है। ओ माय गॉड, मतलब बम्बई जाओ बड़ा पाव ना खाओ तो भी बेकार है जीवन। तो ये कुछ 2 पराठे इन्होंने रख रखे हैं। सॉरी, मैंने कहा था कि ये पूड़ी बनाते हैं, ये पूड़ी नहीं बनाते हैं, ये पराठे बनाते हैं, और आलू के पराठे बनाते हैं। और हालांकि मैंने खाया नहीं, और बहुत ही ह्यूमिड रहता है। अभी भी है, मतलब बारिश वारिश हो रही है, बट लखनऊ स्टिल इज ह्यूमिड। तो ये पर्सपेक्टिव में ये इनका ठेला भी है, और ये जितने भी मेटालिक पार्ट्स होते हैं, और ये सब ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता है। और ब्रश है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये ब्रश मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। और देखिए, मैं एक महा ट्रेडिशनल आदमी भी हूँ, और इन द सेम टाइम आई यूज़ ऑल द न्यू गैजेट्स। और तो कॉपिक मार्कर जो कंपनी है, कॉपिक मार्कर जो बनाती है, उनका भी मैंने ब्रश पेन बहुत यूज़ किया है सिंगापुर में। और मैं फिगर ड्राइंग में ब्रश पेन यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी प्रोडक्शन के लिए काम करता हूँ, जैसे कॉमिक वगैरह करता हूँ,
तो मैं ट्रेडिशनल ब्रश ही यूज़ करता हूँ, ब्रश एंड इंक। और रोटरिंग की का एक पेन आया करता था, अब तो नहीं आता है, जर्मनी की थी। उससे हम लोग जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जो बिल्डिंग की खिड़कियाँ वगैरह जो भी होती हैं, उसके लिए हम रोटरिंग यूज़ किया करते थे। अब वो चीज़ रोटरिंग को हटा के माइक्रोन ने जगह ले ली है। देखिए, ज़रूरत क्यों पड़ती है ये माइक्रोन के पेन या जो मैं रोटरिंग की पेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वी नीड वाटर प्रूफ इंक। तो जो वाटर प्रूफ इंक होती है वो बहुत ही थिक होता है। जो कैमल कट, जो डिज़ाइनर इंक जिसको हम बोलते हैं, ड्राइंग इंक जिसको बोलते हैं, वो अगर आप उसको किसी फाउंटेन पेन में डाल दें तो आपका फाउंटेन पेन जो इंक है वो क्लॉट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, देन यू कैन नॉट राइट विद दैट। तो जब रोटरिंग आई थी तो रोटरिंग का जो इंक है, जिसको ड्राइंग इंक बोलते हैं हम, रोटरिंग का, वो डाइल्यूटेड होता है, एकदम 100% कार्बन नहीं होता है और एकदम थिक नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग होता है। बट जब रोटरिंग से काम करते थे ना, तो उसकी कुछ डिमेरिट थी। एक तो आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना पड़ता था और उसको शेक करना पड़ता था और उसमें से खट 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 से आवाज़ आती थी, तब वो रोटरिंग का पेन चलता था। अगर कोई है हमारे ज़माने का व्यक्ति, अगर ये वीडियो देख रहा है और उसका कुछ रोटरिंग पेन का इस्तेमाल करने का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो वो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर आता है जो वाटरप्रूफ इंक में, एक तो रोटरिंग का इंक हो गया, और फिर अपने जो वीटो एक कंपनी हुआ करती थी जो कि वीटो इंक, अभी भी शायद आता है, मुझे पता नहीं है। कैमल का ड्राइंग इंक हो गया। विदेशी बहुत सारे हैं, दे कॉल इट इंडिया इंक। मैं सिंगापुर में सारे विदेशी मटेरियल मिलते थे, इंडिया का कैमल का इंक नहीं मिलता था। बट जब भी मैं इंडिया आया था तो मैं हमेशा 2-4 शीशी मैं खरीद के लेके जाता था। तो ये दो ही विकल्प थे हमारे पास। पहला एक विकल्प था कि हम इंक इसको यूज़ करें, जो कि हम डाल नहीं सकते थे। अब मैं ये 2 कैरेक्टर बना रहा हूँ, जो लोग बैठ के, मतलब जो पतिदेव हैं वो तो पराठे खा रहे हैं, और जो मैडम बैठी हैं वहाँ पे और वो फ़ोन में लगी हैं, तो वो पराठे खा रहे हैं। लेकिन ये जो पराठे की दुकान है और वो जो लोग खा रहे हैं, ये इनका इस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं और बैठे थे और ये कहीं और बना रहे थे। इसी को कंपोजिशन बोलते हैं। दैट अरेंजिंग सम एलिमेंट्स इन अ गिवन स्पेस इज कॉल्ड कंपोजिशन। बट हाउ यू अरेंज थिंग्स, यही होता है अच्छा कंपोजिशन का, कि आप कैसे उसको अच्छे से ऐसा लगे कि ये दोनों एक ही दूसरे से जेल टुगेदर कर रहे हैं और एक स्टोरी टेलिंग हो रही है। ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, करीब 30-35 साल से, जब से मैं आउटडोर स्केचिंग करना शुरू किया, मतलब 86 से ही कर रहा हूँ। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो अलग अलग स्केच जो मैं कर रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा और जटिल मीन्स कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ वर्ड मेरे पास नहीं है। मेरी वोकेबलरी थोड़ी सी कम है, कमज़ोर है भाई। तो ये 2 अलग अलग परिवार हैं, मतलब एक फैमिली है जो कि बैठ के इन कुर्सियों पे, और ये बेंच है लकड़ी का, और थोड़ा सा जुगाड़ टाइप का है ये बेंच जो है। अगर इस पे आप थोड़ा बहुत खेलेंगे तो ये टूट सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे तो वो इकिया से वो फर्नीचर लेके आते हैं। इकिया से फर्नीचर क्यों बोला मैंने, अभी अभी मेरी बिटिया ने बताया कि दिल्ली में भी इकिया खुल गया है। तो ये एक बहुत ही मुझे बहुत मज़ा आता है। सिंगापुर में शायद 2 या 3 बड़े बड़े इकिया थे, और मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक था। मुंबई में मैं गया था इकिया, और वहाँ से कुछ हाउस होल्ड चीज़ें मैं ख़रीद के लेके आया था। अमेरिकन नहीं, स्वीडिश कंपनी है मेरे ख्याल से, और खुद से घर पे ले आइए और असेंबल करिए। तो ये स्वीडिश कंपनी इंडिया में आ गई है, और आप भी कभी अपने शहर में इकिया जाया करिएगा।
तो वहाँ में उनका एक सिग्नेचर डिश है, मीट बॉल बोलते हैं उसको, तो वो मैं कभी कभी खाया करता था। तो हमारा देश भी अब स्वीडिश फर्नीचर के लिए उपलब्ध होने वाला है। तो वो फर्नीचर है, और ये जो ऑर्गेनिक फर्नीचर है ये मेरे को बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही किसी ने ठोक ठाक के बनाया होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने कंपोजिशन में डालते हैं तो उससे जो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है वो भी दिखाई देती है उसके अंदर। तो स्ट्रीट डॉग्स मैं बनाता रहता हूँ, और लोगों को मैं मना करता रहता हूँ कि इनको आप पार्ले जी के बिस्किट मत खिला करिए, बट लोग मानते थोड़ी हैं। तो ये टॉप एंगल से ये दोनों लोग हैं, उतना तो टॉप एंगल नहीं है, बट मैंने फोर्स्ड पर्सपेक्टिव डाला इनको, और आपने मेरे थोड़े से आइडियाज़ आपने थोड़ा सा समझ लिया कि मैं किस तरह से ब्लॉक करता हूँ, और दैट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर मी। अगर टॉप एंगल से है इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर में थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है, और वो पूरा का पूरा बॉक्स मैं फोरशॉर्टनिंग में पहले ही बना लिया था, बहुत ही सिंप्लीफाई कर लिया था। और ये जो डिटेल्स होते हैं ये मैं डायरेक्ट मतलब देख के, और कहाँ पे कौन सी चीज़ जा रही है, कितना थिक एंड थिन है, ये सारी चीज़ें मैं अपना दिमाग लगाता रहता हूँ। और बनाते समय मैं टीचर हूँ ना, मैं लेक्चरर हूँ, तो बोलते रहने की आदत हो गई है मेरे को। जब डेमो वगैरह देते हैं तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बॉटल है यहाँ पे पानी का, प्लास्टिक का, इसके अंदर कुछ लाइट कुछ शैडो आ रहा है। अगर आप इसको बड़े टीवी पे देखेंगे ना, देन यू कैन सी मोर डिटेल्स। तो बड़े टीवी पे मैं देखता हूँ बड़े टीवी पे। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है मैं इसको बड़े टीवी पे देखता हूँ, और एक बार मैं अपने आप को भी सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। देखिए ये मैंने लिप्स जो है थोड़ा एग्जैजरेटेड बनाया, मतलब इस तरह का ही एक्सप्रेशन है उनका। लेकिन अगर ये मैडम आप देखोगे इस वीडियो को, अगर आपको बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर आप लखनऊ की हैं तो एक ना एक दिन तो हम टकराएंगे ही सारे लोगों से। तो कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा मेरे को जो कि मेरा वीडियो देखेगा और मुझे लखनऊ में मिलके या तो धन्यवाद करेगा या मेरे को डांटेगा कि क्यों आपने मेरी शक्ल बिगाड़ी। बट उतना ज़्यादा कैरिकेचर नहीं बना रहा हूँ। और भाई नारी शक्ति जिंदाबाद। महिलाओं की तस्वीरें आपको हमेशा हमेशा अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि नाराज़गी से आप धोए जाएंगे वो अच्छी बात नहीं है। तो प्रमिला मैडम हमेशा बोलती हैं मेरा कैरिकेचर नहीं बना रहे हो भैया, अगर अच्छे संबंध रखने हैं तो महिलाओं कैरिकेचर बिल्कुल ना बनाइएगा। तो एक हमारी मित्र थी, मतलब एक लड़की थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो मेरी क्लासमेट थी, पेंटिंग डिपार्टमेंट से थी, और कैरिकेचर में मैं कभी कभी ना ओवर एग्जैजरेटेड कर देता हूँ। तो उनके दांत थोड़े से बड़े थे जिसको मैंने बहुत बड़ा बना दिया था। और ये एक जब मैं कॉलेज के दिनों में, अरे मैं कॉलेज के दिनों में भी बड़ा फेमस था भाई। तो मैं गया था कोलकाता, कोलकाता नहीं गया था, शांति निकेतन में एक इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल था, और मैं कार्टून मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। अच्छा कौन जीता होगा पहले बताइए? अगर मैं कहीं गया हूँ कंपटीशन में तो प्रतिद्वंदी दूर से ही चले जाते थे भाई कि दिलीप आया तो इन्हीं को इनाम मिलना है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्राइज़ हम ही को मिलना था। तो मैंने वहाँ शांति निकेतन में जब कैरिकेचर बना रहा था तो कलकत्ता दूरदर्शन वाले उसको लाइव कर रहे थे, और मेरे सामने वो हमारी महिला दोस्त तो नहीं, उस समय स्टूडेंट ही थी, मैं उनका कैरिकेचर बना रहा था, और मैंने ओवर एग्जैजरेट करके उनके दांत थोड़े से बड़े कर दिए थे, और वो लाइव चल रहा था। और फ़ोन नहीं हुआ करते थे वहाँ के, फ़ोन पे मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया कि देखो मैं लाइव हूँ। लेकिन वो रिकॉर्डेड फुटेज भी उन्होंने बाद में दिखाया, रिपीट टेलीकास्ट, और उसमें उन्होंने वो वाला कैरिकेचर देखा और
मैंने 6 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिताए। वो मेरी सहपाठी थी, मतलब मेरी क्लासमेट थी, और हम दोनों की बातचीत बंद हो गई। तब से लेके आज तक करीब 40 साल हो गए मेरे को, और हम दोनों की बातचीत नहीं हुई। और मैं देखता हूँ उनको फेसबुक पे, लेकिन ना उन्होंने पलट के मेरे को हाय बोला। तो अगर आप कैरिकेचर, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप किसी महिला दोस्त के बारे में अगर आप उनकी तस्वीर बना रहे हैं तो कैरिकेचर मत बनाइएगा, थोड़ा बहुत एग्जैजरेट कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। और तो इस तरह से लाइफ में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं हमारे साथ। और मैं आज खुले दिल से अपने प्रिय मित्र जिनकी मैंने कैरिकेचर बनाई थी उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं उनको हाय बोलूँगा सोशल मीडिया पे कि चलिए, गलती भूल चूक लेनी देनी माफ़ करिए और समय के साथ आगे बढ़िए। तो ये जो साड़ी होती है, साड़ी में बहुत अच्छे फोल्ड्स निकलते हैं, और मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, धोती पहनना मुझे आता है। जो बंगाली लोग जो धोती पहनते हैं, धोती एक आर्ट है भाई, साड़ी पहनना भी एक आर्ट है। एक बार मैं अपनी श्रीमती जी के साथ गार्डन बाय द बे, एक डोम है सिंगापुर में, और वहाँ पे फ्लावर शो चल रहा था, और मेरी श्रीमती जी ने एक साड़ी पहनी थी वाइट कलर की, जिसके अंदर एम्बॉस्ड हुए गुलाब के फूल थे, लाल लाल। तो बहुत सारे विदेशियों ने उनकी साड़ी की फ़ोटो खींची, मतलब उनको बहुत एलिगेंट लग रहा था कि ये एक ऐसा ड्रेपरी है जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं है, और बहुत एलिगेंट लगता है साड़ी। और साड़ी को ड्रॉ करना और साड़ी के फोल्ड्स को ड्रॉ करना इज़ सो ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो साड़ी में जो पैटर्न डिज़ाइन होते हैं और जो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो सब चीज़ें अद्भुत होती हैं भाई। कोई भी कल्चर, पूरी दुनिया के किसी भी कल्चर में इतना डेकोरेटिव अटायर मैंने नहीं देखा। और जितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ इंडिया में होती हैं या जो एम्ब्रॉयडरी होती है, और मैं बनारस में रहा हूँ भाई, बनारस में वहाँ दो दो कलाएं हैं, एक बनारसी साड़ी की कला है, और भदोही एक जगह है वहीं बनारस के पास ही है, वहाँ पे कारपेट वीविंग होती है। तो हम लोग भदोही कभी कभी जाया करते थे स्केच करने के लिए। अरे हमारे गुरुदेव थे श्यामल दास गुप्ता, उन्होंने कहा कि स्केचिंग करने चलना है। तो स्केचिंग करने आप कहाँ जाते हो भाई? आप रेलवे स्टेशन चले जाते हो मैक्सिमम, और बनारस में थोड़े घाट वाट हैं वहाँ चले जाते हैं। हमारे गुरुदेव थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस थे। तो बनारस में हम लोग गए हैं। उसके बाद एक रेलवे स्टेशन पे एक थर्ड क्लास वाली एक ट्रेन होती है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं उसको। ना तो उसमें पंखा चलता है, ना एसी चलता है, कुछ नहीं होता है। तो बस, और ना अब बिना टिकट भाई। चलिए भदोही तक चलते हैं, और सब लोग बैठ गए ट्रेन में, और वो थर्ड क्लास का कंपार्टमेंट है, उसी में मुर्गी है, उसी में बकरी है, उसी में दूध वाले हैं, उसी में 2-3 साइकिल चढ़ी हुई है, कोई घड़ा लेके जा रहा है, सुराही लेके जा रहा है, और उसी में हम लोग किसी तरह घुस गए और फिर भदोही तक गए, और रास्ते में खूब सारा स्केच किया उसी में, और मरते खपते वहाँ पहुँचे, और फिर वहीं गांव में, भदोही के गांव में किसी से घुगनी खरीद के खा लिया। तो देखिए, ये एक मोटे से एक व्यक्ति है, और एकदम लोअर एंगल बना रहा हूँ। अभी तक ये जो पराठे वाले हैं इनको मैंने टॉप एंगल से बनाया, ये मियाँ बीबी को हमने टॉप एंगल से बनाया, और इनको हम लोअर एंगल से बना रहे हैं, एकदम लोअर एंगल से। तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो बहुत तरह से पर्सपेक्टिव का मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, मतलब कोई लोअर एंगल से है, कोई टॉप एंगल से है, किसी में 2 पॉइंट दिख रहा है, किसी में 3 पॉइंट दिख रहा है, किसी में कर्वीलिनियर तो अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन बनाऊंगा इसी में। तो यूजिंग मिसलिनियस पर्सपेक्टिव्स, और ये जो मेरे को दिख रहा है उसको मैं एग्जैक्टली वो नहीं बना रहा हूँ, ना ही जो एक्सप्रेशन है वो मैं डाल रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम टॉकिंग टू दीज 2 गाय, जो पीछे 2 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं जो कि लोअर एंगल के ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर मैं 2 बंदे को और इसी के अंदर मैं डाल दूंगा। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा कि ये लोग बैठ के खा रहे हैं, और कैमरा हमारा सेंटर में है, और ये लोग लोअर एंगल में दिख रहे हैं, और ये हस्बैंड वाइफ जो हैं ये टॉप एंगल से हैं। पर्सपेक्टिव, हाँ, ड्राइंग अ कंपोजिशन विथ पर्सपेक्टिव। तो
बहुत अच्छा टूल है। फोर शॉर्टनिंग नहीं डालना हूँ इसमें। थोड़ा सा मैंने सोचा था कि ये पूड़ी वाले के कंधे पे डालूं, बट थोड़ा ज़्यादा हो जाता। बट मैं करूँगा, मैं करता हूँ। कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव, कॉमिक के जो पैनल्स होते हैं, हम लोग कॉमिक इलस्ट्रेटर हैं भाई, जितने लोग इंडिया में हैं बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी रह गई है जो कि कॉमिक पब्लिकेशन में एक्टिव है। बट मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि एक दिन हम क्रिएट इन इंडिया, मोदी जी कह रहे थे क्रिएट इन इंडिया, तो क्रिएट इन इंडिया में हमको आर्टिस्ट चाहिए और राइटर्स चाहिए और पब्लिशर्स चाहिए। ये तीन लोग मिल जाएं तो हम लोग क्रिएट इन इंडिया कर सकते हैं, और बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, ईमान से। मैं हूं दिलीप चौबे। मेरे पास जितने भी अभी जो नए ज़माने के पब्लिशर हैं, उन लोगों ने, सभी ने मैसेज किया है कि मेरे को कुछ आर्टिस्ट चाहिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही वो आर्टिस्ट तैयार हो जाएंगे, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और उनका लिंक और उनका पोर्टफोलियो में भेजता हूं। और आप लोग भी ध्यान रखिए, जो बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो उनको आप ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और विवेक गोयल हैं होलिकाओं के, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया कि मुझे कुछ पेंसिलर चाहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं उस लेवल पे कुछ बच्चे तैयार हो जाएंगे। संजय जी ने, राज कॉमिक ने मेरे से अप्रोच किया कि आई नीड सम आर्टिस्ट हु कैन डू दैट। सम उनके पास कुछ स्क्रिप्ट हैं जिसके लिए आर्टिस्ट चाहिए। और आलोक भाई ने भी कहा इंडस वर्स के लिए कि आई नीड सम आर्टिस्ट। तो एक अच्छा सा एक कम्युनिटी बन रहा है जिसमें अपकमिंग आर्टिस्ट या जो नए बच्चे हैं जो कॉमिक इलस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, और वो लोग हमारे से जुड़ भी रहे हैं। और अच्छा है कि एटलीस्ट भारत में दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट एकमात्र कॉमिक बुक स्कूल जहाँ पे जो कैरिकुलम है वो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनका जो प्रोजेक्ट होता है, फाइनल प्रोजेक्ट, वी यूज़ अ कॉमिक बुक और चिल्ड्रन बुक टू टेल अ स्टोरी। और वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस वो सीखते हैं, या दे गो थ्रू दैट, और वो उसमें वो कहानी भी लिखते हैं, कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट भी बनाते हैं, फिर स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से पैनलिंग क्या होती है या सीन कैसे लिखते हैं वो मैं इनको सिखाता हूँ। बट व्हेन they join some comic company, of course they will get some script which is written by some professional guy। तो एक एटलीस्ट एक पाइपलाइन उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई पैनल कैसे डिसाइड करते हैं, सीक्वेंशियल आर्ट क्या होता है, मतलब सीक्वेंस में कैसे ड्रॉ करते हैं। खाली कंसेप्ट आर्ट बनाने से आप कॉमिक इलस्ट्रेटर नहीं बनते हैं भाई। आप चाहे जितना अच्छा कंसेप्ट आर्ट बना ले लें, वो नहीं है। एक स्टोरी टेलिंग होती है, विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो इनको भी, दो लोगों को मैं लोअर एंगल से बना रहा हूँ, और आई विल मेक, मतलब प्लान ये है कि ये तीनों इंगेज हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए रेफरेंस कुछ और है और बना मैं कुछ और रहा हूँ, और थोड़ा सा छोटा हो गया पेपर, मतलब A4 पे बना रहे हैं ना। अरे थोड़ी उम्र भी हो रही है, हमारी आँख थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है, तो छोटे छोटे कैरेक्टर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ होगा नहीं भाई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ, अगर मैं कोई कंपोजिशन बना रहा हूँ, ठान लिया हूँ, तो ख़राब नहीं होगा। इवन मैं डायरेक्टली ब्रश से ही सारे डिटेल करता हूँ। तो एक और टिप दे देता हूँ। जब हम एक सीक्वेंशियल आर्ट में एक पैनल डिज़ाइन करते हैं या कंपोजिशन ड्रॉ करते हैं, तो जो कैरेक्टर पास है उसकी इंकिंग में जो थिक एंड थिन लाइंस होती हैं वो थोड़ी मोटी रहती है। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, हम लोग इंकिंग की लाइंस को थिन करते जाते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, हाँ एक पर्सपेक्टिव तो ये भी रह गया था।
ड्राइंग विथ एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, तो जैसे एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी ब्लर सी होती हैं या थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, तो हम वही कुछ वैसा ही कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन डालने की कोशिश करते हैं कि जो पीछे की लाइंस होती हैं उसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं और जो सामने की लाइंस हैं उसको हम थोड़ा सा मोटा रखते हैं। तो अभी तो मोटा ही मोटा है, तो ये एक टिप दिया मैंने एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव के ऊपर। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से सिखाता हूँ। अब मेरे यहाँ काफ़ी असाइनमेंट्स होती हैं जो ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, और बड़ा अफसोस है कि ब्लैक एंड वाइट में काम करना नहीं सिखाया जाता। बहुत रेयरली मैं किसी स्टूडेंट का, मैं एनुअल आर्ट एग्जीबिशंस जो होती हैं कॉलेज के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को कहीं बुलाया जाता है। नहीं भी बुलाया जाता है तो मैं पहुंच जाता हूं कि भैया बच्चे अपना काम जो है शोकेस कर रहे हैं, तो मुझे जाके देखना पड़ता है। देखते हैं, कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं और कुछ सीक्रेटली लोगों को हायर करने की भी कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा इलस्ट्रेटर मिल जाए या उसको मैं कुछ रास्ता दिखा दूं या किसी पब्लिशर से कनेक्ट कर पाऊँ। तो जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं जहाँ पे एनुअल एग्जीबिशंस होती हैं, मुझे ज़रूर बुलाया करिए। स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ तो मैं कल्याण कर ही दूंगा। एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है मेरा, अच्छा सा क्या, बहुत अच्छा सा। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी हम लोग बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि जो हमारे टॉयज़ बनते हैं ना, तो उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन और उसके लोगो डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो मेरी नज़र रहती है किसी अच्छे आर्टिस्ट पे, और जो अपग्रेडेड आर्टिस्ट हैं, अपग्रेडेड आर्टिस्ट जो 3D में काम करते हैं, 3D प्रिंटिंग भी जानते हैं और उनको पता है कि कौन सा फॉर्मेट है, क्या करेक्शन होते हैं 3D प्रिंटिंग के, तो ऐसे बच्चों से मिलना मेरा सौभाग्य रहता है, क्योंकि मेरे को ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो 3D प्रिंटिंग में एक्टिव हों, 3D मॉडलिंग में एक्टिव हों। तो वो भी मेरे को अच्छा है लगता है। जितने भी इस तरह की पढ़ाइयाँ जहाँ हो रही हैं, चाहे वो अरीना हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे मेरे को बुलाया करिए भाई, आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर वेरी गुड एट 3D एंड वी आर लुकिंग फॉर एनिमेटर्स ऑल्सो। तो AVGC में मेरा योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। आप अभी तो मैंने स्टार्ट किया भाई। तो मैं एक 100% AVGC वाला जो बंदा होता है ना, देखिए एनिमेशन तो मैं 2D एनिमेशन से स्टार्ट करके 3D एनिमेशन का एक पूरा जनरेशन मैंने ग्रूम किया। जो अमेरिकन डिग्री थी, उसका डिग्री का नाम ही था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन। तो ये डिग्री मैं पढ़ाता रहा, और आप YouTube पे जाके और DigiPen स्टूडेंट्स एनिमेशन गैलरी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और DigiPen एक्चुअल में एक गेम स्कूल है, तो गेमिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं है, मतलब क्या यूनिटी और क्या ब्लेंडर, तो ये तो हम यही कर ही रहे थे। और जहाँ से बच्चे गेम पिच करते थे और वहाँ से लेके, देखिए इन दोनों को, तीनों को मैंने इन्वॉल्व कर दिया कि ये जो लाल गमछे वाला व्यक्ति था और ये जीन्स के जैकेट पहनने वाले, दे आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर। ये गुस्से में है, कुछ बोल रहे हैं, ये बंदा हंस रहा है और तिलक लगाया है, और ये चेक वाला बंदा। तो ये होता है कंपोजिशन, मतलब कहाँ कहाँ से उठा उठा के लोगों को मैंने अपने कंपोजिशन में डाला और स्टोरी टेलिंग की कोशिश की। और सिंपल सा है कंपोजिशन, मतलब मेरे लिए तो सिंपल ही है। अब देखिए पीछे मेरे को एक स्पेस मिल गया यहाँ पे। कभी कभी ऐसा लगता है ना जब मैं कंपोजिशन करता हूँ, देखिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो ऐसा लगता है ना कि ये जगह ऑलरेडी उसी के लिए बना था। अब ये हमको और छोटा बनाना पड़ेगा, मेरी आंखों में ना तकलीफ होने लगती है। तो इसको मैं, देखिए यहाँ हेड जो है वो लोअर एंगल से हो गया, बीच में मैं जो होराइजन लाइन है वो बीच में आ गया, और अब यहाँ से नीचे हम लोअर एंगल है, मतलब ये जो पैर है उसको आप टॉप से देख सकते हैं। तो ये ड्राइंग थिंग्स इन यूजिंग पर्सपेक्टिव, तो ये मैं बहुत सालों से इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। जब हम कॉमिक बनाते हैं तो हमारे पास एक गिवन स्पेस होता है, वो स्पेस जो है
इतना बेकार होता है, इतना बेकार होता है कि पूछो मत। तो जितने भी हमारे राइटर्स हैं, वाही जी आपसे बात कर रहा हूँ तरुण कुमार वाही, हनीफ अजहर, ये लोग जो महान राइटर्स हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक्शन पोज रिक्वायर्ड है, कि यहाँ पे ना एक एक्शन पोज होगा, तिरंगा उछल उछल के किसी को मारेगा, और इतना इन्होंने टेक्स्ट डाल रखा है कि वो जो बलून जब हम बनाते हैं टेक्स्ट का, तो हमारे पास जगह ही नहीं रह जाती है उस कंपोजिशन को बनाने का। हालांकि मैं इन लोगों से बोलता रहता हूँ कि थोड़ा कम डायलॉग लिखिए, कम डायलॉग लिखिए। तो राज कॉमिक में हम इसको मसाला कॉमिक बोलते हैं, कि अगर आपके पास रीडेबल कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप 15 मिनट में कॉमिक फ्लिप कर देंगे और कॉमिक का मजा नहीं आएगा। तो जो विदेशी चलन जब हमारे देश में शुरू हुआ कि ना हम डीसी कॉमिक टाइप, मार्वल कॉमिक टाइप की कॉमिक बनाएंगे, और ड्राइंग ज़्यादा रहेगी और टेक्स्ट बहुत कम रहेगा, तो हमने वो ज़माना भी देखा है जहाँ पे टेक्स्ट ओवर शैडो करता था आर्ट वर्क को। और अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, थैंक यू टू न्यू जनरेशन ऑफ कॉमिक मेकर्स, चाहे वो बुलसाई प्रेस हो, स्वयंभू कॉमिक हो, या अरे नाम भूल रहा हूँ भाई, बहुत आजकल ना उम्र हो रही है शायद, तो इंडस वर्स हो, या आप समझ लीजिए ना। तो ये लोग थोड़ा सा आर्ट वर्क पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और टेक्स्ट ओवर शैडो नहीं करता है। तो समझ गए भाई जी अरे ये लोग पुराने चावल हैं, ये स्क्रिप्ट लिखने वाले। तो हनीफ जी से मुलाकात हुई, हनीफ जी से मैंने कहा कि एक कहानी लिख दे भाई मेरे लिए, तो उन्होंने कहा चौबे जी मैं आपके लिए खून से लिख देता हूँ, चलो इतना प्रेम रहा है हम लोगों का। तो जो नए ज़माने के राइटर्स हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं, भाई एक ही ज़िंदगी है, सब लोग मिलजुल के काम करिए। और एक कॉमिक बनाई हमने, तुरुप चाल नाम था, और संजय जी के पता नहीं कहाँ से दिमाग में एक आया कि ये परमाणु जो है वो मनु बनाएंगे, और डोगा जो है, डोगा था या परमाणु था, शायद परमाणु की ही कॉमिक थी, और मनु जो जितने भी परमाणु हैं वो मनु बनाएंगे, और जितने तिरंगा है वो दिलीप चौबे बनाएंगे, और बाकी के जितने काम है वो धीरज वर्मा करेंगे। तो एक कॉमिक हम लोगों ने बनाई जिसमें 3 आर्टिस्ट थे, और प्रयोग था एक, तो पहले की तरह तो था नहीं कि ईमेल कर दिया, तो ओरिजिनल आर्ट वर्क मेरे पास आया जिसपे धीरज जी ने कुछ पेंसिलिंग कर रखा है, धीरज वर्मा, और मनु ने अपना पार्ट कर दिया, मैंने अपना पार्ट कर दिया, फिर वो कुरियर होके चला गया। तो धीरज जी तो जनकपुरी में रहते थे दिल्ली में, और मैं था शायद लखनऊ में, और मनु थे तिरुवनंतपुरम शायद, आई डोंट नो, मतलब वो कहाँ पे थे साउथ में। तो ये कुरियर से आर्ट वर्क इधर से उधर, इधर। तो धन्य है उस ज़माने में इस तरह के स्टेप लिए गए और हम लोगों ने काम किया। और तो छोटी सी कम्युनिटी है, सब लोग को मिलजुल के काम करना चाहिए। तो ये मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। तो ये एक लंबा सा कंपोजिशन हुआ, उम्मीद है आपको कुछ तो नया लगा ही। अब ये दूसरा कंपोजिशन कर रहे हैं, और टॉपिक तो आपको पता ही है कि मैं कंपोजिशन इन पर्सपेक्टिव, यूजिंग पर्सपेक्टिव। तो देखिए ये मौलाना साहब बैठे हैं एक बेंच पे, और मैं जो कैमरे का फोकस अपना, मतलब एक आर्टिफिशियल ब्रेन में एक कैमरा लगा लिया हूँ मैं तो इस तरह से मैं अपने आप को जज करता हूँ कि इनको हम टॉप एंगल से बना रहे हैं, और ऐसे ही ग्रेजुअली जो कंपोजिशन होंगे उसमें हम पर्सपेक्टिव को उसी तरह से प्ले करेंगे। तो ये जब ये टॉप एंगल पे बन रहे हैं तो जो पर्सपेक्टिव है उसके कारण ये इनके पैर थोड़े छोटे होते जाएंगे और हेड जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये मैंने स्क्रिबल कर लिया। वो जो बॉक्स मैंने बनाया है वो मेरे को बहुत हेल्प करता है जब हम
एक कॉमिक का पैनल बनाते हैं जिसमें बहुत सारा कुछ बनाना होता है, और हम लोग जो गिवन स्पेस है उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ये बेंच पे मैंने एक कुछ पर्सपेक्टिव बनाया। ये जो बैग है इसको मुझे टॉप से बनाना है, तो ये सब हल्की हल्की प्लानिंग कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा करेक्शन कर दें, पैर थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, खैर मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। तो और ये इनकी टोपी है जो कि जो मस्तक है, जो माथा है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। अब हम इनको टॉप से बना रहे हैं, तो वो जो कैप है इसके अंदर बहुत सारा चीज़ हम जजमेंट करते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है कि आ, किसी और एंगल से बनाना है, तो एक स्टिल लाइफ ले लीजिए। और नॉर्मली जैसे हम लोग स्टिल लाइफ लेते हैं ना, तो उसको आप किसी और एंगल से बनाइए। देख आप सामने से रहे हैं, लेकिन उसको बनाइए किसी और एंगल से, तब आपका अपना जो कंफर्ट जोन है उससे आप निकलते हैं। ये सब काम मैंने बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था भाई। अब जैसे कैरिकेचर होता है, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है, हम उसको बहुत सारा उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं, बट स्टिल जो कैरेक्टर है उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं होती है। तो जब आप अपने आप को इस तरह के चैलेंजेस में डालते हैं, मेरे से कोई कह रहा था कि मैं कैरिकेचर करता हूँ ना, तो क्या करें कि रिजेम्बलेंस वही रहे। देखिए कितना कुछ घूम फिर के नॉलेज हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस तरह के अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपके लिए कैरिकेचर भी इजी हो जाएगा। तो इन्होंने चश्मा लगा रखा है, और इनकी हल्की हल्की सी मूंछ है, और हल्की हल्की सी दाढ़ी है। हल्की तो नहीं है, अच्छी खासी दाढ़ी है। और ये थोड़ा सा झुक के बैठे हुए हैं। तो अब ये मैं जब टॉप एंगल से बना रहा हूँ, ये जो झुक के बैठने वाली फीलिंग है ना, वो आनी चाहिए। तो मैं पूरी बॉडी को एक 3D वॉल्यूम समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं। देखिए मैं क्ले मॉडलिंग भी करता हूँ, मैं 3D मॉडलिंग भी करता हूँ, और कौन सी चीज़ कहाँ पे आके जुड़ती है ये मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए जब मैं CBSE से हमारी पढ़ाई हुई, केंद्रीय विद्यालय जिसको आप बोलते हैं, और मैं जब 10th क्लास में था और 11th क्लास में था, और तब बायोलॉजी मेरे को पसंद था, और लेकिन उतना भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो बायोलॉजी के क्योंकि उसमें थोड़ी सी ड्राइंग करनी होती थी। मैथ्स तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो घूम फिर के जब पूरी ज़िंदगी इधर उधर घूम रही थी हमारी, तब मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रहा था, और मेरे टेबल पे एक किताब बनाने के लिए आया कि ये बायोलॉजी की किताब है, और ये मैग्रॉ हिल यूके का या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, ये लंदन का एक बुक था जो कि मुझे सुपरवाइज करनी थी, और वो बायोलॉजी की बुक थी। और जिसने मेरे जो मार्केटिंग मैनेजर था वो काम इसलिए उठा के लाया था, उसको लगा कि इसके अंदर कुछ ड्राइंग बननी है। तो दिलीप जी से पूछ लीजिए कि इसमें कौन कौन सी ड्राइंग बननी है। तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है वो ज़िंदगी में घूम फिर के एक बार आ ही जाता है भाई। तो अभी जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इसके अंदर हो सकता है जो मैं ज़ीब्रस की जो मॉडलिंग करता हूँ वो वाला ज्ञान इसमें लगाता हूँ, या एक बार मैं कोई कैरेक्टर बना रहा था, मुझे उसका टर्न अराउंड बनाना था। तो जो पुट्टी इरेजर होता है ना पुट्टी इरेजर से मैंने उस कैरेक्टर का या उस चीज़ का एक मॉडल बनाया, और मॉडल बना के उसको टर्न अराउंड किया। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इसको दाएं से अगर कैसे बनेगा, पीछे से कैसे बनेगा। तो 2D ड्राइंग के लिए 3D स्कल्पटिंग ने मेरी मदद की। तो इसी तरह से मेरे घर के बगल में कहीं पूजा हो रही है शायद तो शंख की आवाज़ आई। तो ये सब चीज़ें मेरे को सिंगापुर में तो बिल्कुल ही नहीं थी। सिंगापुर में जो रहने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, काफ़ी अलग हैं। तो वहाँ पे किसी का घर नहीं होता घर का मतलब ये है कि अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है फ्री में एक घर दे देती है, लेकिन वो लीज पे मिलता है आपको। 99 साल के बाद सरकार वापस ले लेती है। तो किसी का अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है हाँ, अगर आप कॉन्डो या जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसमें अगर आपने ख़रीदा है तो वो आपका हो सकता है, लेकिन जो सरकारी मकान होते हैं
वो आप एक तरह से 99 साल तक आप लीज पे रहते हैं और किराया देते हैं बाकायदा, खाली बिजली का बिल और पानी का बिल आपको देना होता है। तो उन सब सोसाइटीज़ में आप खाना नहीं बना सकते, या जो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, छौंक लगाते हैं और वो लोग खांसने लगते हैं कि और ये क्या बम फटा। तो ये सब चीज़ें वहाँ मना है। हालांकि सौहार्द बनाए रखने के लिए वो लोग एक करी डे मनाते हैं, और उस दिन सारे चाइनीज लोग कोई करी बनाते हैं। करी मतलब जो रसेदार वाली सब्जी। तो वो जो मैं बोल रहा था ना कि ये कर्व आना चाहिए पेट का, और जो बॉडी लगनी चाहिए कि उसके अंदर वजन है, कुछ वेट है, तभी ये इस तरह से झुक के बैठे हैं, दोनों पैर आगे हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए आप, एकदम 3D वॉल्यूम आपको लगेगा कि कपड़ा जो है ना वो बॉडी से चिपका हुआ है। तो ये कॉमिक में हम लोग जब इलस्ट्रेशन करते हैं तो पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा शैडो, या जो ब्लैक है ना, सॉलिड ब्लैक, उसका बहुत प्रयोग करते थे, क्योंकि हमारे पास फ्लैट कलरिंग ही एक ऑप्शन हुआ करता था। अब क्या है कि अब दुनिया भर के ब्रशेज आ गए हैं, बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं पेंटिंग के, और डिजिटल पेंटिंग में अथाह संभावना है। तो इसी वजह से इंकिंग भी लोग ट्रेडिशनली, अब बहुत रेयर लोग होते जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल इंकिंग करते हैं। काफ़ी लोग डिजिटली, मैं ही हूँ मेरे को तो दोनों में ही मज़ा आता है, लेकिन रस्टी होने लगते हैं। अगर मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरी कॉमिक डिजिटली कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं ब्रश पकड़ना ही भूल गया भाई। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि अगर आप एकदम से डिजिटल में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा ट्रेडिशनल का और डिजिटल का। जैसे मैं रखता हूँ, थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ता है, बट दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब डिजिटल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और क्योंकि डिजिटल में ना आप आर्ट वर्क को इनलार्ज करके उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल होता है उसमें हम कहाँ से आर्ट वर्क को इनलार्ज करेंगे भाई तो कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। और नुकसान जैसे मैंने बताया कि अगर एकदम से किसी लंबे प्रोजेक्ट पे आप लग गए और 3 महीने आपके चले गए, उसके अंदर एक कॉमिक बनाई आपने 100 पेज की और 3-4 महीने उसी में बिजी रह गए, तो आपको लगेगा कि यार ट्रेडिशनल वाला तो मैं भूल ही गया। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस रखिएगा। आप लोग जो लोग कॉमिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, ज़रूरी है ये तो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो हमारे वीडियोज़ हैं उससे एक ठीक ठाक सा एक मोटिवेशन मिल रहा है। और जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनको मैं ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, और वो 50 से ऊपर होने के बाद भी वो मेरे वीडियो से उनको प्रेरणा मिल रही है, और वो कुछ कुछ बना के और मुझे भेज भी रहे हैं, और उनका हौसला अफजाई भी कर रहा हूँ, और उनको देख के मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। और आप लोगों ने YouTube पे एक वीडियो देख रहे होंगे आजकल बहुत, 50 और ये वो, हाँ, तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, वो मैंने जमा कर दिए हैं, और मैं भी उसमें अपने आप को एनरोल किया हूँ। लेकिन देखता हूँ वो हमको बुलाएं तो सही, कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है एक बार और वो हमको सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं भाई, 50 के ऊपर हो गए तो चलिए सीनियर सिटीजन ही सही। लेकिन मैं यही अगर मेरे को सेलेक्ट किया जाता है, आप लोगों से क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही छुपाऊं। तो जो मेरा विज़न है वो ये है कि मैं टॉय इंडस्ट्री में कुछ टॉय क्रिएटर्स, टॉय डिज़ाइनर्स क्रिएट कर पाऊँ, कॉमिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ कर पाऊँ, कॉमिक इंडस्ट्री के लिए अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे क्रिएटिव बना पाऊँ, और एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ कि क्रिएट इन इंडिया के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जो इस समय की कंटेम्प्रेरी आर्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर इलस्ट्रेशन को हम एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएं,
कंसेप्ट आर्ट और गेम इंडस्ट्री के जो विजुअल डेवलपमेंट होते हैं या एसेट डिज़ाइन होते हैं गेम के, वो करें, और ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल आर्ट का एक बैलेंस बना रहे। तो ये सब चीज़ें मैं प्लान में है। देखिए, अब मैंने दिमाग लगाया, ये जो अंकल जी बैठे थे इनके बगल में एक यंग सा लड़का है और वो बैठा है, हालांकि ये कुली है और चारबाग स्टेशन का ही है। वो किसी और बेंच पे बैठा था, ये किसी और बेंच पे बैठे थे, और इन दोनों को मैंने कंपोज कर दिया, उनको और इनको कंपोज कर दिया। दिख वो किसी और एंगल से, मैं सोच रहा हूँ इसकी खोपड़ी को देखिए देखिए, ये है ये है ये है मेरे सीक्रेट आप देख रहे हो एकदम साफ साफ। हाँ, तो ये तरीका है मैं किस तरह से बॉडी को ज्योमेट्रिकल फॉर्म से बना के, और बहुत इजीली अब आप पूरा देख लो। जो एक तरह का आर्मेचर है, जैसे स्कल्पचर बनाते हैं ना, तो पहले एक आर्मेचर बनाते हैं, जैसा आर्मेचर रहेगा वैसे ही आपका क्ले मॉडल बनेगा। तो ये वही चीज़ है। तो एक आर्मेचर बनाया बॉक्स की तरह, उसको उसके अंदर घुसा दिया, और एक मैनक्विन आता है लकड़ी का। आप अगर आप अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो एक मैनक्विन रखा करिए, उससे बहुत सुविधा होती है। तो ये इनके बाल हैं, और बस देखिए इतना ही रफ रखता हूँ, और इतना ही रफ रखता हूँ, करना स्टार्ट करता हूँ। तो क्लीन अप करने के लिए बहुत फेयर पेंसिल मैंने नहीं किया है, और टॉप एंगल है, थोड़ा आँख गड़ा के मैं देखता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसको बड़े टीवी पे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कितना काम करता हूँ, कितना छोड़ देता हूँ। अब उसको एक तरह से फिट करना है। तो ब्रश, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ये ब्रश, और 260-280 के आसपास ये ब्रश था, और इसके अंदर 3 ब्रशेस थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अगर ये वाला ब्रश ख़रीदना है तो पिछला वाला वीडियो देखिए, और उसके अंदर आपको मीशो वाले डिटेल मिल जाएंगे। तो ये मैं कैरेक्टर्स या कंपोजिशन यूजिंग पर्सपेक्टिव के 3 वीडियो बना रहा हूँ, 3 या 4। एक वीडियो आपने देख लिया, ये दूसरा वीडियो है, एक और वीडियो है इसके बाद वाला, वो तैयार है, और चौथे वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइंड अप हैं। और अगर आपको भी कोई फरमाइश करनी है कि मेरे को ना इस तरह का एक डिटेल में वीडियो, देखिए बहुत लोगों से मैंने फीडबैक सुना है, और मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं हमसे, उनसे भी ये फीडबैक सुना है कि वो लोग बहुत दिनों से लगे थे यूट्यूब पे, कहीं इधर अधूरा ज्ञान, कहीं वहाँ अधूरा ज्ञान, और इन सब चीज़ों में वो कंफ्यूज होते जा रहे थे। तो और अब वो फाइनली मेरी क्लासेस में हैं, और उनको चीज़ें सीक्वेंस में समझ में आ रही हैं कि पहले क्या सीखना चाहिए, दूसरी उसके आगे क्या सीखना चाहिए। तो वो मेरा इतने सालों का एक एक्सपीरियंस है, करीब 40 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और 15 साल का तो 14 साल का तो सीधे सीधे डीजी पेन का एक्सपीरियंस हो गया, अमेरिकन कैरिकुलम पढ़ाने का। तो एक तो वो, और उससे पहले भी मतलब मेरा एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था लखनऊ में, तो 4-5 साल का वो वाला भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता है कि क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए सीक्वेंस में। लेकिन सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे तो नहीं डालते हैं ना। तो अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो से अगर आपको सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। मैं खुद प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है, और जैसे हमारा एवरी वीक फिगर ड्राइंग होता है, लेकिन जब मैं फिगर ड्राइंग कर रहा होता हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो हमारा फिगर ड्राइंग मैं कैसे बना रहा हूँ वो नहीं देख पाते हैं। तो जो मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ इसका ना एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि सेम मॉडल है और वही चीज़ वो भी बना रहे हैं, तो दे कैन कंपेयर, दे कैन सी कि
उनके गुरुदेव कैसे काम कर रहे हैं या हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक तरह का क्लासरूम है। ये जो फिगर ड्राइंग है वो मेरी क्लास है, एक्चुअली क्लास है वो। तो एनाटॉमी जो होती है ना, ह्यूमन एनाटॉमी, जब देखिए जब हमारा मॉडल है सामने, जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं, मॉडल है सामने, तो आप और आपका आइज और ब्रेन और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो ही मायने रखता है। वहाँ पे बीच में दिलीप चौबे नहीं है। आप हो, आपका स्केच बुक है और मॉडल है और आप ड्रॉ कर रहे हो। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हो और आपको बनाना है 1 ही मिनट में, तो उसके बीच में मैं तो आया नहीं या कोई और नहीं आ सकता है, तो वो डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। लेकिन जब मैं काम करके फिर वो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि हमारी एक्चुअल क्लासरूम में होता क्या है। तो एक फिगर ड्राइंग का वीडियो हमको ऑलमोस्ट 1 वीक में मिल जाता है। तो वो फिगर ड्राइंग की एक रेगुलर हमारी एक प्रैक्टिस वाली सेशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने कामों से, अपने ही काम से अपनी गलतियां ढूंढते हैं। आप अपने आप को अगली बार, मतलब पिछली बार ऐसा था, इस बार हम थोड़ा और अच्छा करेंगे, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हाँ पिछली बार हमने इस तरह से बनाया था, इस बार मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप जो है अब प्रैक्टिस भी करते जाते हैं, प्रोग्रेस भी करते जाते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी करते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर देंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। सब लोगों से फीडबैक नहीं लिए जाते हैं। अच्छा बताइए कैसा बना है, तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे। भाई मत लिया करिए, आप खुद के अंदर एक जज ढूंढिए, अपनी गलतियों को खुद से चेक करिए और राय उसी से लीजिए जो सही में आपसे बेहतर ड्रॉ करता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ भाई। तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं वो, जो लोग हमारे कुछ एलुमनाई हैं, कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और रोज़ कुछ ना कुछ बना के हमको दिखाते हैं। तो चलिए ये जो थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। ये 2 लोग बैठ गए। अब मेरे पास मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव कोशिश कर लेता हूँ कि मैं ऊपर से रखूँ कि नीचे से रखूँ। ये सब बहुत मुश्किल काम है भाई। और अच्छा खासा ड्राइंग बनाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो देखिए मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव को प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक कैरेक्टर रहेगा टॉप से, एक कैरेक्टर ये लोअर एंगल से और ये अप टॉप एंगल से। ये मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इस तरह से। और मैं चाह रहा था कि आप भी इसमें शामिल हों और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस निकाल पाएँ एक आर्ट वर्क के अंदर। तो ये हमने कुछ पिरामिड जैसे आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसी के अंदर हम अपने कैरेक्टर को फिट कर देते हैं। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मेरा जो प्लानिंग है वो कैसे होता है कि एक ही पेज पे कैरेक्टर्स का कंपोजिशन हो रहा है इन पर्सपेक्टिव। तो मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड बना लिए। अब ये जो बंदा है बैग लिए चले जा रहे हैं कहीं, तो ये भी चारबाग स्टेशन ही है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं चारबाग स्टेशन पे ही रहता हूँ, हालांकि वो बहुत अच्छी जगह है, रहने वाली जगह है, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग दिखते हैं, तरह तरह के खान पान मिलते हैं और अलाइव होता है, अलाइव। स्टेशन के आसपास की जगह में ना प्राण होता है, प्राण, वो फिल्मी प्राण नहीं। तो ये बैग लिए कहीं चले जा रहे हैं ये व्यक्ति। और हालांकि आप जो इमेज देखेंगे उसमें फोरशॉर्टनिंग है बहुत बढ़िया सा। एक पैर बहुत ही लंबा बाहर निकला हुआ है और एक पैर पीछे जा रहा है। तो मैं इनको, जो मेरा फोर्स्ड पर्सपेक्टिव ब्लॉक मैंने जो बनाया, मैं उसके अंदर फिट कर रहा हूँ। और क्योंकि ये 2 लोग हो गए टॉप से, अब ये बंदा थोड़ा सा फोरशॉर्टिंग में है, एक बंदा ये हो गया। मैं सोच रहा हूँ लेडी को बनाऊँ क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। चलो बना के देखते हैं। और इनके हाथ में एक बैग है, बैग के अंदर एक बॉटल है और ये पीछे एक ब्लू कलर की जो लेडी है इनके पर्स है और शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग ऑन द फोन। आप लोग सोचिए एक ऐसा ज़माना हुआ करता था जहाँ पे हमारे हाथ में फ़ोन नहीं हुआ करता था।
तो मैं क्या लेके घुमा करता था, मैं एक स्केच बुक लेके घुमा करता था। और अब ज़माना बदल रहा है, बदल गया है। लोग जो हैं अब बिना फ़ोन के तो रह ही नहीं सकते। पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमारे हाथ से फ़ोन हट जाएगा और फ़ोन चला जाएगा चश्मे में। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी सारे लोग एआई के ऊपर बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं 2025 में, 2010 में, मतलब आज से कितने दिन हो गए भाई, 15 साल पहले। तो जब मैं डिजीपेन गया सिंगापुर में, मतलब था ही वहीं पे था, तो दो कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए, एक मशीन लर्निंग और एआई। तो मैंने बोला कि ये कौन सी बला है, एआई कौन सी बला है। तो एग्ज़ाम का टाइम था और कुछ कुछ जो ना रोबोट टाइप की, जैसे कार नहीं होती है बैटरी वाली कार, बैटरी वाली नहीं, रिमोट वाली। तो वैसे ही दो गाड़ियां जो हैं वो इधर उधर भाग रही, स्टाफ रूम में चल रही थी। तो मैंने बोला कि इसका रिमोट कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये एआई से चल रहा है। हम बोले ये क्या चीज़ है भाई, 2010 की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी खुद ब खुद चल रही है और अपने डिसीजंस खुद ले रही है कि मुझे रुकना कहाँ है, मुझे टकराना कहाँ है। तो हम बोले ये मतलब कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम करके हमने इनको डाल दिया, सीधे सीधे भाषा में उन्होंने मेरे को समझाया। तो मुझे ये बाद में पता चला कि जो बोइंग जो कंपनी है, जिसमें जो ऑटो पायलट जो चीज़ होती है बोइंग की, जो कि सियाटल में है, उसको बनाने वाले डीजीपेन के स्टूडेंट्स थे किसी ज़माने में। क्योंकि वो और माइक्रोसॉफ्ट भी है और सियाटल नहीं, एक रेडमंड है। मैं गया हूँ बोइंग के फैक्ट्री में, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है पूछे मत। और सारे जितने भी स्टाफ हैं सब या तो ई बाइक या जो साइकिल होता है ना, साइकिल से ऑफिस में टहल रहे हैं भाई, क्योंकि 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर उनको जाना है ऑफिस में। और उनका एक अच्छा सा सियाटल में रेडमंड के पास बेलव्यू एक जगह है, वहाँ से थोड़ा सा आगे है, और वहाँ पे उनका एक म्यूज़ियम भी है, बोइंग का म्यूज़ियम भी है। तो वो भी मैंने देखा था। एक स्पेस नीडल है सियाटल में, और वो जो हवाई जहाज नहीं पानी में उतरते हैं, वो वाले एयरपोर्ट टाइप का है। मतलब आप पानी में ही उतर जाइए, वहीं से टेक ऑफ कर लीजिए। और महानतम जूडो कराटे और के बंदे, अरे अपने ब्रूस ली। तो ब्रूस ली का की कब्रगाह भी वहीं पे है सियाटल में। मैं गया था ब्रूस ली के समाधि पे, और पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर चलिए, देखिए सामने वाले कैरेक्टर, जैसे पिछले वाले कंपोजिशन में मैंने बताया था कि जो सामने वाले कैरेक्टर्स हैं उसमें हम थोड़े से थिक ब्रश रखते हैं, और जो जैसे जैसे आदमी पीछे जाने लगता है, जैसे जैसे पीछे के कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पतले लाइंस हमको यूज़ करने होते हैं। तो ये हमने, और जो आपका जो ये कैरेक्टर दिख रहा है, जो हमारा जो इमेज है वो, और इसमें खाली जेस्चर का थोड़ा सा फ़र्क है। मैं चाहता तो हूँ बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने, लेकिन अब एक कंपोजिशन है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो इसके अंदर कुछ मैं अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तो चाह रहा था कि 4 कंपोजिशन एक ही वीडियो में डालूँ, लेकिन वो 2 घंटे का से ज़्यादा का वीडियो हो जाता, और तसल्ली से बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक दार जी हैं, और ये स्टेशन से उतरे हैं, और ये अपना एक सूटकेस लेके, और सूटकेस का हैंडल शायद उसको बंद कर रहे हैं। तो इनको मैं इसमें फिट कर पाया, और मैं इनको बना रहा हूँ, और ये अपने सूटकेस को देख रहे हैं। तो अब क्या है ना कि सामने वाले तो हो गए टॉप एंगल वाले, ये यहाँ पे मेरे को उतना टॉप एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट फ्रंट है।
इमेज मेरे को बहुत अच्छी मिली। तो ये भी चारबाग स्टेशन पे ही हैं। ये मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है स्टेशन पे, कि हर धर्म के लोग, हर प्रांत के लोग एक साथ यहाँ आते हैं और अपने अपने काम से कहीं ना कहीं आते हैं और चले जाते हैं। तो ये लखनऊ वाले सरदार जी हैं, और वाइट कलर का कपड़ा है, और बहुत ही मतलब थोड़े से मैच्योर से भी लग रहे हैं, 50 के ऊपर की उम्र होगी उनकी, और हैंडसम हैं। और इनके जेब में एक फ़ोन है। मैं ये जो इमेज है इसको बहुत बड़ा करके तो दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एकदम सेम फीचर्स आपको दिखेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे इनका पोर्ट्रेट बनाया हो मैंने। तो वो एकदम बिल्कुल आपको लगेगा कि यार फ़ोटो खिंच गई है इनकी एकदम पोर्ट्रेट टाइप। हाँ, तो मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, मैं कहीं और निकल गया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरा मन तो था कि एकदम छोटे-छोटे वीडियो बनाएँ, कि आँख कैसे बनाएँ, तो नाक कैसे बनाएँ, तो दाँत कैसे बनाएँ। इतना बेसिक आपको सीखना है क्या? मतलब इतने बेसिक, मतलब क्या ज़रूरत है जब एक व्यक्ति आपको कंपोज़िशन बता रहा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ना कि जो प्रोफ़ेशनल जो मेरी क्लासेज़ है ना, पहली बात तो आपको बता दूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल हॉबी कोर्स नहीं है। अगर आपको शौक है कि भैया हमको भी ड्राइंग बनानी है, तो आप मत ही आइए। मतलब ये मैं आर्ट को करियर कैसे बनाएँगे, मतलब हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक योर लिविंग विथ दिस काइंड ऑफ स्किल, ये है मेरी क्लासेस। मतलब जो भी प्रोफेशन में आप हैं, और एक बात और बता दूं, ये जो मैं पढ़ाता हूँ 2 महीने में, इट्स नॉट ईजी। मतलब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, बहुत अच्छा काम है आपका, तब भी यू कैन ऑल्सो स्ट्रगलिंग देयर। बहुत इजी नहीं है। मेरे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, आप उनके फीडबैक रिव्यूज़ भी देखा करिए। उन वो और अगर आपके संपर्क में कोई है जो जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की है, तो आप उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। इट्स नॉट कोई मैं हॉबी कोर्स नहीं चला रहा यहाँ पे। आपके भी समय की कीमत है, मेरे भी समय की कीमत है। तो अगर आप सीरियस हैं कि जो भी आप कर रहे हैं काम, बट यू आर गोइंग टू वर्क इन क्रिएटिव इंडस्ट्री, तो दैट यू आर वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो सोच समझ के और एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के तब आप आइए। और मैं इसीलिए जो प्रोफेशनल्स हैं ना, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, 10-12 साल से काम भी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए। तो आप सोच लीजिए, मतलब हॉबी कोर्स तो है नहीं। और उनके कुछ डाउट्स रह गए हैं, या उनके काम में कुछ और थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए, उनको सोचने में दिक्कत होती है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं ना, ड्राइंग अच्छी आती है, सब कुछ अच्छी आती है, लेकिन नकल करके ही बनाते हैं, वो अपने से नहीं बना पाते। तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट है कि कम से कम ये वाली बीमारी तो मैं छुड़ा ही देता हूँ, कि यू डोंट नीड टू टेक रेफरेंसेस, कि बिना गूगल खोले आपसे ड्राइंग ही नहीं बनता। तो वो वाली चीज़ मैं आप लोग आइए, पढ़िए और सीखिए। सिर्फ 2 महीने निकालने होते हैं। और ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, इस वजह से उनको दिन वाले क्लास, शाम वाले क्लास नहीं मिल रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम ऑफरिंग ओनली फॉर दिस टाइम, कि सितंबर 2 को जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो रात को 8 बजे से 10 बजे तक की क्लास है। और काफ़ी एडमिशन्स हो गए हैं, और मैं भर भर के स्टूडेंट नहीं लेता हूँ, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। जब मेरे को लगता है कि भाई अब हो गया, मैक्सिमम 10 लोग हो गए, बस हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि मैं सबको बहुत पर्सनली पढ़ाना चाहता हूँ, एकदम बिल्कुल लग के। तो देखिए, ये जो मैंने वॉल्यूम बनाए थे, जो बॉक्सेस बनाए थे, उसके अंदर ये दार जी को मैंने फिट कर दिया। और आप इनकी टमी देख लीजिए, इनका पैंट देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी है। तो एक एनाटमी आपको दिखता है उसके अंदर। तो अगर आपके स्केच में
वो अंदर का जो हिडन एनाटॉमी, मतलब कपड़े तो हम एनाटॉमी पे ही पहनते हैं ना। तो ये एक सूटकेस है और ब्रश से बना रहा हूँ। देखिए सीधी लाइन, कोई माइक्रोन का पेन नहीं है और कोई ब्रश पेन नहीं है। मैं ब्रश पेन काफ़ी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये वाला जो ब्रश है ना, ये भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। आप कितना कंट्रोल, कितना कमांड आप कर सकते हैं थिक एंड थिन लाइन पे, वो दिखता है। और कॉमिक बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई माध्यम है नहीं। ये है और क्रोकिल निब है। तो मैं अपने बच्चों को क्रोकिल निब से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि क्रोकिल निब है, जिससे आप जितने भी बैटमैन, सुपरमैन आप देख रहे हो, ये क्रोकिल निब की देन है। तो बहुत लोग तो पहली बार देख रहे हैं। तो वो लेडी मैंने हटा दी और यहाँ पे एक कंपोजिशन है। एक मम्मी है और बेटा बेटी है और एक अंकल जी हैं जो नाराज हैं हाथ में एक झोला लेके कहीं और देख रहे हैं कि मैं तो नहीं देखूंगा। तो एक लड़का है और ये एक, अच्छा हाँ, ये फोटोग्राफ कहाँ की है बताइए, कोई गेस करेगा? ये लखनऊ नहीं है, ये नैनीताल है और नैना देवी मंदिर के आसपास की जगह है। और हमारी गाड़ी जो है वो पीछे क्रिकेट मैदान है वहीं पे खड़ी है पार्किंग में। और एक वीडियो मैंने बनाया था नैनीताल से। तो नैनीताल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट समर हॉलीडे प्लेस। तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये जो अंकल जी हैं ना कैप वाले, इनको भी मैं यहाँ फिट कर दूंगा। तो ये दोनों लोअर एंगल से, बताइए, एक ही A4 पेपर का कंपोजिशन है जहाँ पे आप टॉप एंगल भी देख रहे हैं और लोअर एंगल भी देख रहे हैं। तो ये है क्रिएटिंग कंपोजिशंस विद पर्सपेक्टिव ड्राइंग इन योर माइंड। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो ये लड़का है और ये इसने चश्मा पहन रखा है और मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, मतलब लुकिंग टू द गर्ल एंड टॉकिंग टू हर, और मम्मी को हटा दिया वहाँ से। तो ये दोनों बात कर रहे हैं और पीछे जो है वो मैं इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब सिंपल सा एक कंपोजिशन है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। एक कॉमिक है हमारी भूतनाशक मंत्रा, उसमें भी मैंने सोचा था ऐसा कुछ करूँगा। तो उसमें पेज नंबर 2 या 3 है जिसके अंदर इंडिया के सारे कल्चर और त्योहार, ये सारे मैंने एक ही कंपोजिशन एक ही पेज पे बनाए थे। और कुछ लोग हैं जिनको वो पेज बहुत पसंद है और कहते हैं कि यार ये मैं फ्रेम करके लगा लूँ क्या अपने घर पे। तो वो पेज अच्छा है, अच्छा बन के आया है, मैं करूँगा। और मंत्रा तो मैंने इसलिए की थी कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप का कलरिंग और थोड़ा अलग टाइप का जैसे पहले होता था, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की थी। बिकेगी, बिक रही है अभी भी। लोग अभी कुछ 10-12 कॉपी किसी ने ऑर्डर किया पुणे से। तो मंत्रा इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट। तो आप लोग भी अगर किसी को लेना हो तो बताइएगा, हम ही को मैसेज कर दीजिएगा, ये जो हमारा नंबर चलता है ऑफिस का। तो ये दोनों बच्चे हैं, आपस में कुछ बातचीत चल रही है। थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ बिकॉज द गर्ल इज़ अ बिट हेल्दी है। मतलब किसी को मैंने अभी बता दिया ना, किसी भी महिला के बारे में ये अच्छे संस्कार होते हैं। हालांकि महिला नहीं, पुरुष के बारे में भी किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो एक दिन आपका ही मजाक बनेगा। तो रेस्पेक्ट पीपल, मतलब सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो कितने अच्छे गुरुजी हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। नो आई एम सीरियस। मतलब अच्छी बात नहीं होती किसी का मजाक बनाना, तो वो आप लोग मत किया करिए। ये मैंने जैसा बताया था आपको कि जो सामने के कैरेक्टर्स हैं उसके लिए मैं बहुत थिक और थिक लाइंस ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और तो ये हमारा मिनी सीरीज़ है। इसको मैं मिनी सीरीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर्स इन पर्सपेक्टिव वाले मैं सिर्फ 2 या 4 वीडियो बनाने का प्लान था।
तो ये 4 वीडियो में मतलब बन गया है, और ये अभी आप ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं जो कैरेक्टर्स इन पर्सपेक्टिव है। उसके बाद फिर मैं ड्राइंग विथ इमेजिनेशन, मतलब मेमोरी ड्राइंग, इमेजिनेशन, मतलब अब उसके लिए हम कैसे प्रमाण देंगे कि मैं कुछ देख के नहीं बना रहा हूँ, तो वो आप देख लेना। तो और थीम बेस्ड होगा, मतलब सब्जेक्ट बेस्ड होगा। ये मैंने इसलिए भी बनाया था कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर बच्चों को कंपोजिशन बनाना होता है। तो कंपोजिशन जो मैं भी बहुत वीडियो देखता हूँ, बहुत लोग इस पे राय देते हैं कि देखिए कंपोजिशन ना ऐसे बनाइए और सब्जी मंडी ऐसे बनाइए। तो जो आप दिखा रहे हो या जो मैंने देखे हैं वो आज से 50 साल पहले भी ऐसे ही बनते थे और आज भी ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब कोई बदलाव नहीं है। मतलब 50 साल पहले भी सब्जी मंडी के कंपोजिशन वैसे ही बनाने होते थे। थोड़ा सा अब तो हम कुछ तो जीवन में तरक्की होनी चाहिए। अगर आप कंपोजिशन बना रहे हो तो पर्सपेक्टिव लगा के, थोड़ा सा और डायनामिक बना के, थोड़ा और स्टोरी टेलिंग और बढ़ा के, तो कुछ तो आज के ज़माने के बच्चों को तो और अच्छा हो जाना चाहिए था। मतलब जो भी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, जो कुछ लोग एंट्रेंस टेस्ट के लिए कंपोजिशन कैसे बनाएं इस टॉपिक पे, इसको भी मैं वही मान के बना रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए कंपोजिशन कैसे बनाएं। तो आप देखो, मतलब इसको थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट तो हो ना। तो मतलब किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छी बात है, जानकारी मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा डायनामिक हो, थोड़ा कुछ उसके अंदर लगे कि हाँ भाई कुछ अलग टाइप का कुछ किया है, थोड़ा अलग है। तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इसको आप एक्सपेरिमेंट मान लीजिए अपने लिए, लेकिन ये हम लोग करते हैं जब कॉमिक्स बनाते हैं जिसके अंदर सीक्वेंस होता है, सीक्वेंशियल आर्ट। तो 2, 3, 4 पैनल है मान लीजिए और 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, बट अगर एक कॉमिक में 4 फ्रेम है और 2 लोगों को बातचीत कराना है तो एक फ्रेम हम एटलीस्ट लॉन्ग शॉट लेते हैं। लॉन्ग शॉट मतलब उससे स्टेब्लिशिंग शॉट कि कहाँ पे ये दोनों खड़े हैं और कहाँ पे इन दोनों की बातचीत हो रही है। तो उसके अंदर थोड़ा एनवायरनमेंट हो जाता है उसको, और लैंडस्केप टाइप का, मतलब उसके अंदर कुछ एनवायरनमेंट, बिल्डिंग, कहाँ पे वो लोग खड़े हैं। फिर 1-2 हम लोग मिड शॉट लेते हैं और 1-2 क्लोजअप लेते हैं, ओवर द शोल्डर और इस तरह के शॉट लेते हैं। तो अब एक ही तरह से कैमरा लगा के सामने 2 लोग बात कर रहे हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम कंपोजिशन है उसको हम किसी दूसरे एंगल से या टॉप एंगल से या फोरशॉर्टनिंग में या पर्सपेक्टिव में, तो उससे थोड़ी वैरायटी आ जाती है और कॉमिक का पेज अच्छा लगता है। मतलब सेम ही शॉट है लेकिन 5 पैनल में डिवाइडेड है क्योंकि डायलॉग बहुत है, तो इस वजह से हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो यही प्रोडक्शन में काम आता है। तो अब देखिए, मैं ये हाथ को उसी के अंदर घुसाना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि ज़रा सा जगह है। कॉमिक में भी यही होती है कि यार ज़रा सा ये जगह, ये पैर जो है मेरा हीरो का घुस रहा है अंदर, क्या करूँ, निकाल दूँ, नहीं निकाल दूँ। मुझे पता है जितने भी लोग कॉमिक बनाते हैं उनके साथ ये बहुत दिक्कत आती है। मतलब हम सोचिए, छोटे छोटे पैनल होते हैं उसमें हमको ये दिक्कत आती है, लेकिन हम निपटा देते हैं या कर लेते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो ड्राइंग बनाने निकलेंगे, उनके पास बड़ा सा पेपर है, A3 पेपर है, तब भी उनका पैर जो है ना कट जाता है। तो आप प्लान नहीं करते ना। देखिए, प्लानिंग है ये जो पीछे हमने जो बॉक्सेस बनाए, दैट इज प्लानिंग, कि भैया इसी के अंदर इसको घुसाना है। तो वो फ्रेम क्या होता है ना, फ्रेम यही है कि आई फोर्स्ड माई सेल्फ कि वो जो कैरेक्टर है उसको उसी के अंदर आप जो है घुसाना ही है, मतलब उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये सब प्लानिंग है। सिंप्लीफिकेशन, पहले सिंप्लीफाइड कर देते हैं, एकदम सिंपल कर देते हैं। मतलब मेरे तो खाली बॉक्स ही रह जाते हैं बस। तो देखिए, मैं चाह रहा था कि थोड़ा छोटा वीडियो हो, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। ये करीब लग रहा है 1.5 घंटे का वीडियो ना हो जाए।
सॉरी मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं ताकि आपसे थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा मिल जाए। और मैं चाहूँगा एक न एक दिन तो ऐसा होगा ही कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और आपसे मिलूँगा और आपके साथ देखूँगा। तो देखिए ये मेरे पास ये वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ पे घुसा रहा हूँ। अब ये जो पैर है ना, वो पैर मैं थोड़ा सा काटना चाह रहा हूँ, वो गलती से पहले बना दिया था। तो ये एक अंकल जी हैं जो कि चारबाग स्टेशन पे खड़े थे और इनकी थोड़ी सी उम्र है और हल्के से बाल पके हुए हैं, इनके पास एक बैग है और टी शर्ट पहने हैं और इनको भी मैं इस पर्सपेक्टिव में डाल रहा हूँ। ये बाल बना दिए मैंने और ये बॉक्सेस बना लिए थे, एकदम 3D में देखने लगता है मेरे को। और उसके बाद इनमें थोड़े बहुत ही चेंजेस कर रहा हूँ, खाली इनको साइड में घुसा दे रहा हूँ और वैनिशिंग पॉइंट हमारे लेफ्ट कॉर्नर में कहीं है। और ये जैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ है। और अब ये जब मेरा बॉक्स इज़ वर्किंग, नाउ आई एम एडिंग द डिटेल्स। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब एक एक कंपोजिशन में 6-7 कैरेक्टर मैंने डाले हैं और एनवायरनमेंट नहीं डाला। एक भी लाइन खींच के पीछे एक बिल्डिंग और दीवार ये सब नहीं बनाई है। वो इसीलिए नहीं बनाई थी आपको समझाने के लिए कि देखिए कैरेक्टर्स इन पर्सपेक्टिव से हम डेप्थ भी निकाल रहे हैं। डेप्थ मतलब जैसे होता है ना, पर्सपेक्टिव में हम लोगों को एक होराइजन रहता है, एक होराइजन पे ही हम वैनिशिंग पॉइंट ढूंढते हैं। तो विदाउट एनी पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑफ एनवायरनमेंट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल यू कैन फील द डेप्थ कि ये कैरेक्टर सामने है, ये कैरेक्टर पीछे है। और वो जो पर्सपेक्टिव में पूरा कंपोजिशन होना, तो एक हिडन एनवायरनमेंट टाइप की चीज़ है, एटमॉस्फेयर टाइप की चीज़ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बिना किसी लैंडस्केप के, बिना किसी पर्सपेक्टिव ग्रिड के मैं और बैकग्राउंड के, तब भी कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव दिखता है। तो जो बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर में पहुंच गए हैं, उन लोगों को इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में इस तरह कंपोजिशंस बना के रखने चाहिए। अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। सीक्वेंशियल आर्ट वाले भी ढूंढ रहे हैं आपको, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन वाले भी ढूंढ रहे हैं, वेब कॉमिक्स वाले भी ढूंढ रहे हैं, कंसेप्ट आर्ट वाले भी ढूंढ रहे हैं, क्रिएट इन इंडिया वाले भी ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग जो है अपना पोर्टफोलियो पे बहुत मेहनत करिए। कभी हो सके तो पोर्टफोलियो रिव्यू हमसे भी करा सकते हैं, हमसे बात करें कि सर मेरा पोर्टफोलियो है और आर्ट स्टेशन पे ये हमारा पोर्टफोलियो है और कुछ हमको राय दीजिए मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। तो हम ओके, आप किसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं या किसी अरीना टाइप के किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब आपका कोई एनुअल डिस्प्ले हो मेरे को बुला सकते हैं। मैं आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दूंगा, कुछ ना कुछ रास्ते तो बताऊंगा ही कि हाउ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, उसमें क्या चीज़ मिसिंग है, क्या और ऐड कर देंगे तो और बेहतर लगेगा, कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो एक अच्छी सी कम्युनिटी बन रही है और मेरा भी योगदान रहेगा इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ। तो आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना वीडियो में ना आप कुछ तो लिख दिया करिए, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ तो लगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि हर 28 दिन पे 60,000 70,000 लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस खाली वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, मेरे को अच्छा लगता है भाई। मतलब 1 साल पुराना वीडियो है और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने इतना कुछ सपोर्ट किया और थैंक यू जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने नहीं किया आराम से तसल्ली से 2-4 वीडियो और देख लीजिए, तब बटन दबा दीजिएगा। टेक योर टाइम, नो इश्यूज़। तो ये जो इनका बैग है इसको भी मैंने फोर्स्ड, देखिए कहाँ तक एज में मैं पहुँच गया। तो ये फोर्स्ड पर्सपेक्टिव डाला मैंने इसके अंदर, बैग के अंदर। और झोला है, झोला। तो कभी कभी ना मेरा ब्रश भी सूखता है। मेरे स्टूडेंट फीडबैक देते हैं सर आपका ब्रश तो सूख ही नहीं रहा है, हमारा ब्रश तो काम करते करते 2 स्ट्रोक हम लेते हैं उसी में ख़त्म हो जाता है इंक।
तो एक सीक्रेट है, मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। मैं जो इंक है वो एकदम प्योर है, बट एक एक बार मैं अपने ब्रश के टिप को ना पानी में डिप कर लेता हूँ, खाली टिप को। देखिए ये डॉगी जो है हमारे घर के पास रहता है, इसको ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें मैं ये डॉगी बना रहा हूँ। देखिए इमेज है कुछ और, अब मतलब दिलीप चौबे हैं और एक डॉगी भी नहीं बना सकते हैं मतलब किसी भी एंगल से। तो ये डॉगी मैंने इनको बना दिया कि ये जो हमारे सबसे सामने जो किरदार हैं उनके तरफ देख रहा है और टॉप एंगल से है और सूखा हुआ है सूखा नहीं है। तो ये हमारे घर के ना, जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे को एक डॉगी की फ़ोटो भी चाहिए थी, तो जैसे ही मैंने इसकी फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला है और क्लिक सी आवाज़ आई है, ये डॉगी भागा है वहाँ से बहुत दूर और दोपहर का टाइम था, एकदम सन्नाटा था और हल्की सी धूप थी, तो भागा वहाँ से डर के मारे, जैसे मैं इसको गोली मार दूंगा। तो बहुत क्यूट होते हैं जानवर। हमारे घर के आसपास जो है ना बहुत सारे जानवर रहते हैं, मतलब गाय भी मिल जाएगी, सांप भी मिल जाएगा, बकरी भी मिल जाएगी, घोड़े, गधे, खच्चर, बफेलो, काऊ सब मिलती हैं, और नील गाय भी मिलती है। नील गाय, नील गाय को नील गाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हल्का सा ब्लूइश शेड होता है उसका। अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिएगा। तो ये हमारा डॉगी हो गया। और थिक एंड थिन देख लीजिए, थिक एंड थिन। तो जो लोग अभी तक ब्रश एंड इंक से काम नहीं किए थे, मैं चाहता हूं कि एक हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो आर्टिस्ट है और कुछ करना चाहता है, ये काम जरूर करे। ब्लैक इंक और ब्रश, इंक एंड ब्रश का कमांड जरूर करे, जरूर सीखे। और ये आपको जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। तो काफ़ी हद तक ये वीडियो हमारा संपन्न होने वाला है। दो ही कंपोजिशन मैंने रखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और मुझे टाइम लगा इसको बनाने में। और जैसा मेरे को चाहिए था, जो मैसेज आपको दिखाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। देखिए ये होता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जरा सा एज पे पेपर है और वहाँ पे मैंने उस कुत्ते का पैर बनाया। तो ये होता है प्रोफेशनल, एक एक इंच, पाई पाई का हिसाब तो डॉगीज़ के कोई नाम नहीं है, तो ये हमने एक होराइजन लाइन आपके कहने पे आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये है थोड़ा सा कर्विलीनियर टाइप का पर्सपेक्टिव और दूर कहीं कुछ दिख रहा है, तो ये हमने आपको दिखाने के लिए बताया कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया और ये हल्का सा इसके पाए निकाल दिए और ये हमने अपना एक हस्ताक्षर कर दिया। तो ये रहा वीडियो। दो ही कंपोजिशन थे लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर थे, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बट मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और सीरीज में बने रहिए। और क्लासेस जिनको ज्वाइन करने हैं वो जल्दी करें। 2 सितंबर से क्लासेस हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और रात की पढ़ाई है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो इसके, इसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी थोड़ा लंबा होगा। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।